सो वेलकम एवरीवन। आज एक नई शुरुआत करने हम जा रहे हैं और स्टॉक मार्केट ये विषय जितना गहन है उतना ही वो सरल है और उसे इसी सरलता के साथ हम आज यहाँ पे सीखने की शुरुआत करेंगे। किसी भी चीज़ की जब हम शुरुआत करते हैं तो जब हम बहुत सटीकता से बहुत बारीकता से वो चीज़ को समझना शुरू करते हैं तो हमारा जो जर्नी है या अगला पड़ाव है वो बहुत आसान हो जाता है। एक शुरुआत यहाँ पे हम करते हैं हमारे स्टॉक मार्केट बेसिक्स की जानकारी लेने के लिए। देखिए, स्टॉक मार्केट का जब भी एक विषय आता है तो हर बार ऐसा होता है कि हर कोई स्टॉक मार्केट के बारे में जानकार व्यक्ति होता है। आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में हमेशा कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसे होता है जो जिसे स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती है और बहुत हद तक ऐसा भी होता है कि यही एक व्यक्ति होता है जो कारण है जिस वजह से आपने इस कोर्स के लिए आज चुना है, आपने आज इस कोर्स को एनरोल करने के बारे में चुना है, डिसीजन लिया है। जब इस जर्नी को हम देखते हैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड तो वहाँ पे बहुत सारी रोचक कहानियाँ हैं, बहुत सारी रोचक लाइफ स्टोरीज़ है जहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी है। बट इसी समय पे मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि डू नॉट कंसिडर दिस, इसे आप एक मैजिकल वॉन्ड की तरह मत देखिए। हाँ, कोई जादू की छड़ी नहीं है, यहाँ पे एक प्रोसेस है। मार्केट का जो भी एक रैंडमनेस होता है उस रैंडमनेस को पहचानने की एक पद्धति है, मेथड है, जिसे हम यहाँ पे जानेंगे। और वो मेथड जब आपको समझ में आ जाएगी तो स्टॉक मार्केट से ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना आसान हो जाता है। तो वो सब चीज़ों को समझने की हम कोशिश करेंगे। बट क्या करेंगे, हम एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रख के जाएंगे। हम शुरुआत से शुरू करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आप पहली बार सुनने वाले हो, कुछ चीज़ें आपको पता होगी, लेकिन फिर भी ये सभी चीज़ों को आप सुनिए, बार बार सुनिए, समझ लीजिए, जिससे आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अपना स्क्रीन भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सो दैट जो मैं यहाँ पे मेरे लैपटॉप पे देख रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो आप भी वो चीज़ देख पाओगे और ये हम कितनी आसानी से ये सब चीज़ें समझ रहे हैं उसे यहाँ से शुरुआत करते हैं। स्टॉक मार्केट बेसिक की इस जर्नी में हम शुरुआत करेंगे जैपनीज़ कैंडलस्टिक से। बेसिक्स में जैपनीज़ कैंडलस्टिक क्यों लिया गया है? चार्ट्स को रीड करने का और भी अलग अलग मेथड है, चार्ट्स को रीड करने की अलग अलग मेथड्स है। कई बार ऐसे भी होता है कि बहुत सारे लोग टेक्निकल एनालिसिस को जैसे फॉलो करते हैं, जहाँ पे हम ये जैपनीज़ कैंडलस्टिक या बाकी की भी सारी कैंडलस्टिक के टाइप या उनके पैटर्न्स जो है उन्हें सीखने की कोशिश करेंगे। बट अलॉन्ग विद दैट, उसके साथ ही ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग फंडामेंटल एनालिसिस पे भी बिलीव करते हैं, है ना। तो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, इन दोनों में से ज़्यादा महत्व मैं किसे देना चाहूँगा? जाहिर सी बात है कि मैं अगर टेक्निकल एनालिस्ट हूँ तो मैं टेक्निकल एनालिसिस को ही ज़्यादा महत्व दूंगा। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों, उसकी वजह क्या है? तो पहले तो ये बात को हम समझ लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस ऐसे हुआ कि मुझे बहुत एक रोचक ऐसी एग्जाम्पल मुझे आता है कि मान लीजिए दो दोस्त किसी चाय की दुकान पे गए हैं और उस चाय की दुकान पे वो गए हैं चाय पीने के लिए, लेकिन चाय पीते पीते वो सारा हिसाब लगा लेते हैं कि ये स्टॉल कब शुरू हुआ है, ये चाय की दुकान कब शुरू हुई है, होटल कब शुरू हुआ है, और यहाँ पे दिन में कितने सारे लोग चाय पीते होंगे, फिर उनकी लागत क्या होगी, उन्हें कितनी शक्कर की ज़रूरत है, उन्हें कितनी चाय की ज़रूरत है, चाय पाउडर की ज़रूरत है, या बाकी की सब चीज़ें कितनी लगती है, दूध कितना लगता है, गैस कितना लगता होगा, और ये सब चीज़ें करके उनकी कॉस्ट क्या होगी, और हर एक चाय की प्याली पे ये शॉप, ये रेस्टोरेंट कितना मुनाफा कमाता है, और ऐसे दिन में कितने चाय ये लोग बेचते होंगे। यही चीज़ होती है अगर आप समोसे खाने के लिए जाते हो, यही चीज़ होती है अगर आप वड़ा पाव खाने के लिए कहीं जाते हो, और वहाँ पे ये सारा कैलकुलेशन आप तुरंत वहीं पे चाय पीते पीते, वड़ा पाव खाते खाते, समोसा खाते खाते ये आप कर लेते हो। अब ये जो कैलकुलेशन है सारा, यही फंडामेंटल एनालिसिस है। इसे आई विल नॉट से कि इतना सिंपल, इतना आसान है, बट
आप इन अ वे उस बिजनेस के फंडामेंटल्स को समझने की वहाँ पे कोशिश कर रहे हो। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होगा कि कंपनी के जो नंबर्स है, रिजल्ट्स है, कंपनी की वैल्यूएशन है, उसमें होल्डिंग्स किसकी कितनी है, प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, या एफआईआईज की होल्डिंग कितनी है, रिटेल पब्लिक की होल्डिंग कितनी है, ये सभी चीज़ों को बारीकी से देखा जाता है। उसकी कंपनी के रिपोर्ट्स को बहुत सटीकता से देखा जाता है, और वो सब चीज़ें देखने के बाद जो इसके जानकार है, फंडामेंटल एनालिसिस के जो जानकार है, वो ये तय कर पाते हैं कि ये कंपनी में करंटली अभी के क्वार्टर में यहाँ पे और प्राइस को आगे बढ़ने की उम्मीद है या नहीं। अब फंडामेंटल एनालिसिस की सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि फंडामेंटल एनालिसिस आपको कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए सजेशन नहीं देगा। फंडामेंटल एनालिसिस आपको हमेशा एक लंबे समय के लिए, एज इन लेट्स से अगले 2-3 क्वार्टर तक, मतलब हम देख रहे हैं 6 से 9 महीने तक का पीरियड या 1 साल या उसके आगे का पीरियड हम देख रहे हैं, बिकॉज फंडामेंटल एनालिसिस से चीज़ें समझने में, उसका टर्नओवर होते हुए देखने में भी थोड़ा वक्त लगता है। और जब हम ये चीज़ें सब समझ लेते हैं, किस तरह से एक पर्टिकुलर कंपनी का टर्न अराउंड हो रहा है या कैसे उसमें ग्रोथ हो रही है, तो ये सभी चीज़ें हमें बताती है कि क्या ये बिजनेस में और इन्वेस्टर्स पैसा लगाने वाले हैं या नहीं। और उससे फिर नतीजा आने में भी उतना ही समय जाता है। जब मेरी बात एक फंडामेंटल इन्वेस्टर से हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि हम जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमारे मन में ये कैलकुलेशन होता है कि हमें कम से कम 2 या 3 क्वार्टर तक उस इन्वेस्टेड कंपनी में रहना है, और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या ये कंपनी हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली डिलीवर कर रही है या नहीं, राइट। तो ये बात बहुत ज़रूरी होती है। जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस कैसा है कि मान लीजिए किसी कंपनी में बाइंग हो रही है। अब उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। कंपनी में बाइंग हो रही है, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। जैसे कि फंडामेंटल इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड है उस कंपनी में बाइंग करने के लिए, या फिर कोई लेट्स से किसी को पता चला है, कोई किसी न्यूज़ के बारे में, किसी अपकमिंग डील के बारे में, कोई बड़ा ऑर्डर कंपनी को आने वाला है, उसके बारे में जानकारी होती है, किसी के साथ उनका टाई अप होने वाला है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। इन शॉर्ट, कोई भी अच्छी उस कंपनी के बारे में कोई भी अच्छी या बुरी बात जो घटने वाली है, उसके बारे में अगर किसी को पता चलता है, और वो अगर जो न्यूज़ है वो न्यूज़ इन्वेस्टर्स तक पहुंचती है, तो फिर इन्वेस्टर्स वहाँ पे जाके उस कंपनी के शेयर्स को खरीदना शुरू कर देते हैं। अगर न्यूज़ बुरी है, उन्हें डर लगता है कि हाँ यहाँ से गिरावट हो सकती है, तो फिर वो तुरंत सेलिंग करने पे उतर आते हैं। अब ये जब होता है, उसकी वजह क्या होती है? पहले हमने देखा फंडामेंटल रीज़न हो सकता है, टेक्निकल रीज़न हो सकता है जिससे ये पता चले कि हाँ यहाँ पे बाइंग हो सकती है, या कोई न्यूज़ है ना। तो जो कोई भी वजह है, उस वजह से जो भी बाइंग या सेलिंग होने वाली है, वो बाइंग या सेलिंग हमें अपने चार्ट पे दिखाई देती है एज अ बाइंग। मतलब बायर अगर अग्रेसिव है तो वो हमें चार्ट पे दिखाई देता है। भले वो बायर फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला व्यक्ति हो और वो बाइंग अगर कर रहा है तो हमें चार्ट पे दिखाई देगा। अगर मान लीजिए कि वो टेक्निकल एनालिसिस करने वाला व्यक्ति है, वो बाइंग कर रहा है, फिर भी हमें चार्ट पे दिखाई देगा। अगर वो एफआईआई है, बहुत बड़ा डीआईआई है, और वो बाइंग कर रहे हैं, फिर भी वो चार्ट पे दिखाई देगा। हाँ, ये बात अलग है कि हमें ये समझ में नहीं आएगा कि ये करंट जो कैंडल बनी है, ये कैंडल एफआईआई ने बनाई है, डीआईआई ने बनाई है, या किसी और ने बनाई है। वॉल्यूम देख के अंदाज़ा आ जाता है, बट वो हम सटीकता से नहीं बता सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पे बाइंग हो रही है, वहाँ पे उस पर्टिकुलर कंपनी में बायर अग्रेसिव है। अगर ये बात भी हमें पता चलती है तो हम हमारा ध्यान उस पर लगा सकते हैं। फिर जो भी हमारा एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे जो भी चीज़ें हम खुद देखना चाहते हैं, उन चीज़ों को देख के हम अपना बाइंग का डिसीजन कर सकते हैं, राइट। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हुआ टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे। मेरे लिए यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा महत्व इसलिए रखता है कि बायर जिस किसी भी वजह से बाइंग कर रहा है, फिर भी वो जो बाइंग है वो हमें चार्ट पे ज़रूर दिखाई देगी। ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, इसे आप नोट करके रखिए।
जब हम जापानीज कैंडलस्टिक की बात करते हैं, देखिए जापानीज कैंडलस्टिक की शुरुआत जो हुई थी वो 16वीं सदी में हुई थी। 16वीं सदी में यहाँ पे, हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में, भारत में ऐसे था कि उस समय पे शिवाजी महाराज थे, है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज जब यहाँ पे हर किले की, यहाँ पे अलग अलग फोर्ट है, उनकी लड़ाई जब लड़ रहे थे यहाँ पे, उस समय पे जापान में, जापान के जो राइस ट्रेडर्स थे, वो जो राइस का ट्रेडिंग हो रहा था, राइस की जो बिकवारी हो रही थी, उस बिकवारी को भी वो मॉनिटर कर रहे थे, वो मेजर कर रहे थे। और बिकॉज हमारा जो एक राइस का ग्रेन होता है ना, जो चावल का दाना होता है, उसका जो आकार है, उसी आकार से ये कैंडलस्टिक का चयन हुआ है, उसका निर्माण हुआ है। तो वो कैंडलस्टिक जो होती है, उस कैंडलस्टिक की तरह ही हमारा राइस का एक दाना होता है। पहले क्या करते थे वो, कि एक कपड़े की शीट पे, वहाँ पे वो ड्राइंग करते थे अपने हाथों से कि आज का राइस का, चावल का रेट क्या रहा है, सो दैट अगर अगले साल में फिर से बेचना चाहूँ तो मुझे तकरीबन अंदाज़ा आ जाता था कि पिछले साल के इस महीने में और इस हफ्ते में राइस का रेट क्या चल रहा था, और क्या मुझे, अगर मैं 2 हफ्ते तक, 2 सप्ताह तक रुक जाता हूँ तो मुझे क्या उतना अच्छा फिर से मोल भाव मिल सकता है क्या मेरे राइस के लिए। तो ये उद्देश्य से जापानीज राइस ट्रेडर जो थे वो ये कैंडलस्टिक का इस्तेमाल करते थे। अब जब भी हम किसी भी कैंडलस्टिक को देखते हैं तो उस कैंडलस्टिक में 2 तरह की कैंडल्स होती है। एक तो कैंडल ऐसी होती है जो प्योरली ग्रीन कैंडल है, बुलिश ग्रीन कैंडल जिसे हम कहेंगे, या प्योरली रेड कैंडल है जो बेयरिश कैंडल हम जिसे कहेंगे। पहले तो एक बात हमें समझनी है, बुलिश कैंडल या बेयरिश कैंडल तैयार तब होगी जब बायर अग्रेसिव होगा या सेलर अग्रेसिव होगा। तो उसमें ना जो भी ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो भी चीज़ें आती है, उन चीज़ों को थोड़ा सा हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा कि अगर हम मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कैंडल के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके पीछे जो इन्वेस्टर्स है, जो बायर्स है, जो सेलर्स है, उनकी मानसिकता कैसे होगी, उनका माइंडसेट कैसे होगा, ये हम समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब जब भी हम ये सब चीज़ों को देखेंगे तो इस चीज़ों का उद्देश्य है कि हमें वहाँ पे बायर सेलर का माइंडसेट समझना है। हम किसी भी डिसीजन पे तुरंत जंप नहीं करेंगे, बिकॉज जब भी हमें डिसीजन लेना है तो डिसीजन केवल एक हिस्से को देख के नहीं लिया जा सकता है। हमें क्या करना होगा, हमें पूरी तरह से ये सब चीज़ों को देखना होगा, और ये सभी चीज़ें देखने के बाद ही हम उस डिसीजन पे पहुंच पाएंगे जहां पे हमें बाय या सेल करना है। अभी फ़िलहाल हम कैंडलस्टिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैंडलस्टिक के अंग क्या क्या होते हैं, कैंडलस्टिक के फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे पहले। फिर कैंडलस्टिक के अलग अलग टाइप क्या होते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर एक सिंगल कैंडल स्टिक के क्या टाइप होते हैं, ये हम देखेंगे। फिर 2 कैंडल स्टिक के क्या टाइप होते हैं, ये हम देखेंगे। और 3 कैंडल स्टिक की अगर हम एक पैटर्न देखें तो उन 3 कैंडल स्टिक से कैसे पैटर्न बनते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ये पैटर्न अपने आप में ही बहुत कुछ चीज़ें हमें बताते हैं बायर और सेलर की मानसिकता के बारे में। तो वहाँ पे कोई स्पेसिफिक ऐसा पैटर्न होगा, उस पैटर्न को हम देखेंगे, बार बार देखेंगे, और उसे देखने के बाद हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि इस पैटर्न को ट्रेड करना ज़रूरी क्यों है। देखिए, मैंने जैसे कहा कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारा रैंडमनेस है, देयर इज़ नो एश्योरेंस, है ना। लेकिन कुछ पैटर्न जो होते हैं, मान लीजिए वो कैंडलस्टिक के पैटर्न हो, या कोई चार्ट के पैटर्न हो, या कोई प्राइस के पैटर्न हो, ये पैटर्न्स जो है ये अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग इंडेक्स में बार बार आते रहते हैं। अब जब ये पैटर्न रिपीट होते हैं तो वो रिपीट होने के बाद हिस्टोरिकली हमें एक बात पता चलती है कि यहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब एक नया शब्द आ गया, रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब क्या है, जब आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो आपका नुकसान जो है, लॉस जो है, वो कम से कम होना चाहिए, और जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। उसे हम कहेंगे कि हाई रिवॉर्ड एंड लो रिस्क काइंड ऑफ ट्रेड। तो ऐसे ट्रेड ढूंढने में
ये पैटर्न जो है, ये कैंडलस्टिक के जो अलग अलग पैटर्न है या चार्ट के जो अलग अलग पैटर्न है, ये हमारी हेल्प करेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो कोई भी स्पेसिफिक अगर आपको कैंडल का पैटर्न है या कोई भी चार्ट का पैटर्न है, ये आपको अगर अच्छा लगता है तो उसे आप अंडरलाइन करके रखिए, नोट करके रखिए अपनी बुक में। और उससे क्या होगा कि जब आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सही में आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादा पसंद आ रही है और किस तरह से उन सब चीज़ों का आपको चुनाव करना है। इससे सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि जब भी आप ये जर्नी में आगे बढ़ोगे और आप चार्ट्स इंडिपेंडेंटली देखना शुरू करोगे, उस समय पे आपको एग्जैक्टली क्या देखना है चार्ट में, ये बात पता चलती जाएगी। देखिए, बहुत बार ऐसा कहते हैं हम कि जो अनुभवी व्यक्ति होता है उसका अनुभव हमेशा उसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी देता है ना। कोई भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में आप देखो कि जो अनुभवी व्यक्ति होगा वो ज़्यादा आसानी से काम कर पाता है, लेकिन वो अनुभव जुटाने में कहीं ना कहीं से शुरुआत तो होती है। वही अनुभव आज हम यहाँ से जुटाने की शुरुआत कर रहे हैं और इसी शुरुआत के साथ हम शुरू करते हैं हमारा जापानीज कैंडलस्टिक का ये क्लास। देखिए, पहली स्लाइड आपके सामने है। बॉडी ऑफ ईच कैंडल रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जिस प्राइस पे बाइंग या सेलिंग हो रहा है उसका हम यहाँ पे एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं कि किस भाव पे ये ट्रेड हुआ है, किस भाव पे ट्रेड हुआ है। तो वो भाव जो है वो यहाँ पे महत्वपूर्ण होगा। अब हर बार ऐसे होगा कि आप कहीं पे भी ऐसा एक देखोगे कि एक आपके लिए बुलिश कैंडल है जहाँ पे प्राइस जो है वो शुरू से लेके, मतलब दिन के शुरुआत से लेके अंत तक उसमें बढ़ोतरी होती रही है ना। टिपिकली ऐसा ही होता है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके शहर में जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे एक प्रीमियम लोकेशन है, लोकेलिटी है, और उस लोकेलिटी में एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। अब उस बिल्डिंग में मान लीजिए कि 80 फ्लैट है और बिल्डर जो है उसने बेचना शुरू किया कि बिकॉज अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो शुरुआत में उसने लेट्स से 1-8 करोड़ से बेचने के लिए शुरुआत की है। तो 1 करोड़ से शुरुआत होती है, पहले 8-10 फ्लैट जैसे ही बिक जाते हैं और बिल्डिंग का भी स्ट्रक्चर तब तक आगे बढ़ना शुरू होता है और बिल्डर को इंक्वायरी ज़्यादा आने लगती है। तो क्या होता है, उस समय पे नेचुरली डिमांड ज़्यादा है, तो रेट जो है वो 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 10 लाख तक चला जाएगा। अगले 10 फ्लैट के लिए वो रेट रहेगा 1 करोड़ से बढ़ के 1 करोड़ 10 लाख तक। उसके बाद क्या होगा कि और डिमांड बढ़ती है, लोगों को पता चल जाए कि यार ये तो प्राइम लोकेलिटी है और यहाँ पे लिमिटेड फ्लैट है, अब तो 70 फ्लैट ही बचे हुए हैं। तो वो सिचुएशन में क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंक्वायरी आएंगी वहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाइंग करने में दिलचस्पी दिखाएंगे, तो नेचुरली बिल्डर अपना रेट जो है वो और थोड़ा बढ़ा देगा। फिर क्या होता है कि 1 करोड़ 20 लाख का वहाँ पे रेट अनाउंस हो जाता है। अब फ्लैट बचे हैं 60, रेट हुआ है 1 करोड़ 20 लाख रुपए का, अभी भी डिमांड है। तो क्या हो रहा है, शुरुआत जब हुई थी, अगर हमारी इस बिल्डिंग की हम एक कैंडल बनाए तो शुरुआत हमारी हुई थी 1 करोड़ से, जहाँ पे ओपनिंग प्राइस 1 करोड़ की है। फिर वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए हो गई, उसके बाद 1 करोड़ 20 लाख रुपए हो गई। ऐसे करते 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 जब तक उसका आखिरी फ्लैट बिक नहीं जाए तब तक वो कीमत हो गई 1 करोड़ 40 लाख। तो ये जो कैंडल बनेगी इस बिल्डिंग की वो 1 करोड़ से शुरू होगी और 1 करोड़ 40 लाख पे ये बंद हो जाएगी। ऐसा ही एक दूसरा प्रोजेक्ट बिल्डर शुरू करता है। अब क्या होता है, प्राइम लोकेशन है, सब जगह वैसे ही है और 1 करोड़ से शुरुआत होती है, लेकिन जैसे ही वो प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, राइट, जैसे ही वो प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उसके 1 सप्ताह बाद उसी लोकेलिटी में और एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है जहाँ पे एमिनिटीज़ अच्छी है, जहाँ पे सुविधाएं अच्छी है। तो अब क्या होगा, अब 1 करोड़ में इस बिल्डिंग में कोई भी लेना पसंद नहीं करेगा, तो यहाँ पे बिल्डर को डिस्काउंट देना पड़ेगा। ओपनिंग प्राइस तो उसने ठीक है 1 करोड़ में कुछ फ्लैट बेच पाया वो, लेकिन फिर वो 1 करोड़ में फ्लैट बेच नहीं पाया, तो अब उसे क्या करना होगा, उसे प्राइस को घटा के 90 लाख रुपया करना होगा और वैसे फिर वो डील्स होते जाएंगे। अगर लोअर प्राइस पे डील होते हैं तो वो प्राइस नीचे आ जाएगी, अगर हायर प्राइस पे डील होते हैं तो प्राइस ऊपर चली जाएगी। इस तरह से कैंडलस्टिक टिपिकली तैयार होती है। कोई भी कैंडलस्टिक को जब आप देखते हो तो उस कैंडलस्टिक में हमेशा 4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ है ओपनिंग प्राइस, दूसरी चीज़ है हाईएस्ट प्राइस जहाँ पे वो ट्रेड हुआ है, फिर जो लोएस्ट प्राइस है जहाँ पे वो स्टॉक ट्रेड हुआ है, एंड क्लोजिंग प्राइस। एक बार हम देख लेते हैं। ओपनिंग प्राइस, लेट्स से ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो,
तो किसी भी ग्रीन कैंडल को जब आप देखते हो तो वहाँ पे ये आपका ओपनिंग प्राइस होगा, और ओपनिंग प्राइस से हो सकता है कि प्राइस और भी नीचे आ जाए, तो जो लोएस्ट प्राइस पे एक ट्रांजैक्शन हो जाएगा वो आपका लोएस्ट प्राइस होगा। उस पर्टिकुलर कैंडल के पीरियड में जो भी हाईएस्ट प्राइस पे ट्रांजैक्शन हो रहा है वो ट्रांजैक्शन यहाँ पे आपका हाई के लेवल पे रहेगा, और जहाँ पे उस कैंडल का लास्ट ट्रांजैक्शन होगा वो यहाँ पे आपका क्लोजिंग की जगह पे आ जाएगा। सिमिलरली अब ये दोनों चीज़ों में अंतर क्या है कि कैंडलस्टिक ओपन तो एक ही जगह पे होगी, कैंडलस्टिक ओपन तो एक ही जगह पे होगी, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कि डिमांड बायर की अग्रेसिवली है या सेलर की अग्रेसिवली है, वो कैंडल ऊपर या नीचे की तरफ जाएगी, है ना। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो ये मेरे सामने निफ्टी का चार्ट है, और इस चार्ट को हम करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, और इस मंथली चार्ट को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ये मंथ लेते हैं जून 2022 का। ठीक है, अब देखिए जैसे ही ओपनिंग प्राइस से प्राइस नीचे आना शुरू करती है तो वैसे ये सेलर अग्रेसिव वाला कैंडल जो है वो फॉर्म हो रहा है। लेकिन इसके विपरीत जब भी ऐसे होगा कि ओपनिंग के बाद प्राइस जो है वो अग्रेसिवली ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, तब हम कहेंगे कि उसे ये बुलिश कैंडल तैयार हो रहा है। तो कोई भी बेयरिश या बुलिश कैंडल का जब फॉर्मेशन हो रहा है, उस बेयरिश या बुलिश कैंडल के फॉर्मेशन में हमेशा ये बात सोचनी है कि इस समय पे बायर अग्रेसिव है या सेलर अग्रेसिव है। अब मैंने एग्जांपल पे आपको दिखा दिया कि ये एक पूरे मंथ की कैंडल थी, बट यही प्रिंसिपल आपका एप्लीकेबल होगा किसी छोटे टाइम फ्रेम के लिए, जैसे 1 डे का टाइम फ्रेम है, 1 दिन का टाइम फ्रेम है, या 1 घंटे का टाइम फ्रेम, या 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडर्स जो होते हैं, इंट्राडे में जिनको ट्रेडिंग करने में रुचि है, ये सब ट्रेडर्स के लिए ये जो टाइम फ्रेम है 15 मिनट्स का या 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है वो ज़्यादा मायने रखेगा। लेकिन हर बार हर एक कैंडल में आपके लिए ये बात ही इंपॉर्टेंट होगी, ये बात ही महत्वपूर्ण होगी कि कैसे एक कैंडल में 4 अंग है एक कैंडल के। जैसे ओपनिंग प्राइस आपका यहाँ पे है, इस कैंडल का रेड कैंडल है तो इसका ओपनिंग कैंडल यहाँ पे, ओपनिंग प्राइस यहाँ पे होगा, ये हाईएस्ट प्राइस है, फिर ये क्लोजिंग प्राइस है, और ये आपका लोएस्ट प्राइस है। उसी तरह से जब बुलिश कैंडल हम देखते हैं तो यहाँ पे ये ओपनिंग प्राइस होगा, उसी कैंडल का ये लो प्राइस होगा, फिर ये क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे है, और वहीं पे थोड़ा सा ऊपर हाईएस्ट प्राइस उसका है। तो इस तरह से ये कैंडल का फॉर्मेशन जो होता है उसमें ये 4 जो अंग है, ये 4 अंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आप लिख लीजिए कि कैंडलस्टिक्स कोई भी हो, लेकिन वो अलग अलग टाइम फ्रेम पे सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमें देते हैं। तो बुलिश कैंडलस्टिक आप 5 मिनट पे देखो तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसका अग्रेशन वहाँ पे बायर्स का ज़्यादा है। अगर मंथली कैंडल में वो बुलिशनेस है तो पूरे महीने भर तक बायर्स का अग्रेशन ज़्यादा रहा है, जिसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट की प्राइजेस को ऊपर जाने की गुंजाइश है। तो टाइम फ्रेम आपका कोई भी हो, एनालिसिस आपका सिमिलर रहेगा, हाँ, लेकिन जो रिजल्ट है उसके वो आपकी टाइम फ्रेम के अनुरूप ही आपको मिलेंगे। जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस करते हो तो उसका रिजल्ट अगले कुछ कैंडल्स के लिए, अगले कुछ मिनटों के लिए रहेगा। अगर आप एनालिसिस मंथली टाइम फ्रेम पे करते हो या डेली टाइम फ्रेम पे करते हो तो डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस अगले कुछ दिनों के लिए एप्लीकेबल होगा, वीकली का अगले कुछ वीक के लिए एप्लीकेबल होगा, और उसी तरह से मंथली का जो एनालिसिस है वो अगले कुछ महीनों के लिए एप्लीकेबल होगा। तो इस तरह से वो चीज़ों को हमें देखना है जिससे हमारे समझने में आसानी हो। तो ये तो इंट्रोडक्टरी हमारा एक पार्ट हुआ जहाँ पे हमने केवल कैंडलस्टिक के टाइप को देखा है। इन नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू सी सिंगल कैंडलस्टिक टाइप्स, और वो सिंगल कैंडलस्टिक टाइप के कुछ एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं जिससे ये विषय समझने में थोड़ी सी आसानी होगी।